नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज स्टैटिस्टिक्स रिवीजन क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, मोमेंट, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर आप आसान एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। आल्सो वी विल डिस्कस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स दोस्तों वो आर्ट एंड साइंस है जहां पर हम डाटाज को कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उसको टेबल के माध्यम से या फिर ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, देन उनको इंटरप्रेट करते हैं। और जो डाटा अगर हम उनको दो कैटेगरी में रखें तो क्वालिटेटिव डाटा या उनको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो प्रकार के डाटा में उसको हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज के माध्यम से बता सकते हैं। और तीनों ही प्रकार से आप जो क्वालिटेटिव डाटा होते हैं उनको भी बता सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा को आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिलता। हिस्टोग्राम जो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं, और हिस्टोग्राम से दोस्तों जो हाईएस्ट हिस्टोग्राम होता है वहां से हमें मोड की वैल्यू प्राप्त होती है। तो हिस्टोग्राम से मोड की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है ओगिव ग्राफ का, जो कि क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर ही यूज होता है। और ओगिव ग्राफ दोस्तों रिप्रेजेंट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को। और ओगिव ग्राफ बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा लेस देन टाइप ऑफ ओगिव ग्राफ, एक होता है हमारा मोर देन टाइप। इसके लिए आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दोस्तों। और यहाँ पर मैं x की अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखूँ जैसे कि 10, 20 और 10, अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पर रखूंगा दोस्तों और उसको मैं लेस देन टाइप बनाऊंगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगा इस वर्ग का सबसे अपर जो लिमिट होगी, दैट इज बेसिकली 10। तो यहाँ पर 10 से छोटा क्या है, तो 10 से जो यहाँ पर छोटा होगा दोस्तों दैट इज बेसिकली 10 होगा। टोटल वैल्यू 0 से 10 है तो x की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 10 आएगी। उसके बाद 20 से छोटा कितना है, तो पहले 10 और ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। उसके बाद 30 से छोटा तो पहले वाली 30 तो हो गई और 10 और जोड़ दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40 दोस्तों। तो जो लेस देन ओगिव ग्राफ होता है वो बेसिकली इंक्रीजिंग बनेंगे। हमारा कुछ इस प्रकार का हमें ओगिव ग्राफ देखने को मिलेगा भी, जो जिसकी वैल्यू दोस्तों 10, 30 और 40 इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। और जो मोर देन टाइप होते हैं दोस्तों, वहां पर आप जो वर्ग का जो लोअर लिमिट लेते हैं, सबसे पहले आप लेंगे 0 से, सबसे पहले आप लेंगे दोस्तों 0 से बड़ा कौन सा है, तो 0 से बड़ा तो सभी हैं बेसिकली, तो 0 से बड़ा आ जाएगा यहाँ पर 40। उसके बाद में 10 से बड़ा कितने हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों फिर 30। और उसके बाद में 20 से यहाँ पर फिर आ जाएगा दोस्तों 20 से बड़ा कितना है, दैट इज बेसिकली 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी होगी मोर देन टाइप वो घटती जाएगी, और इसका जो ओगिव ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से हमारा डिक्लाइनिंग फेस बनेगा। और ये इस प्रकार से दोस्तों हमारा डिक्लाइनिंग फेस बनेगा, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर हमें मीडियन की वैल्यू प्राप्त होगी। तो ओगिव ग्राफ से हमें बेसिकली मीडियन मिलता है, और जो हिस्टोग्राम होता है दोस्तों वहां से हमें बेसिकली मोड की वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ओगिव ग्राफ की और हिस्टोग्राम की दोस्तों। और अगर हम बात करें क्वालिटेटिव डाटा को, तो क्वालिटेटिव डाटा को आप दोस्तों बार ग्राफ और पाई चार्ट से डिनोट कर सकते हैं। आगे मैंने एक और चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटाज के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर टेबल में और ग्राफ के माध्यम से कैसे कैसे इसको बता सकते हैं, तो बार चार्ट, पाई चार्ट, स्लाइड बाय स्लाइड बार चार्ट और स्टैकर्ड बार चार्ट। और ग्राफिकल के अंदर क्वांटिटेटिव डाटा को डॉट प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले और स्कैटर डायग्राम दोस्तों, इस प्रकार से आप इनको बता सकते हैं। और क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर आप क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है इन दो प्रकार के डाटाज के बीच में। अब हम बात आते हैं दोस्तों हमारे मेन जो टॉपिक है हमारा, दैट इज बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर दोस्तों जैसे हम पढ़ते हैं मीन को पढ़ते हैं, मीन के अंदर भी हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोस्तों। उसके बाद में और इन तीनों ही मीन की यहाँ पर आगे मैथमेटिकली या फिर एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम पढ़ते हैं मोड को एंड मीडियन को दोस्तों, मीडियन एंड मोड को पढ़ते हैं। इसके अलावा आप परसेंटाइल और क्वार्टाइल को भी बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर देखते हैं। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी अच्छी होती है, किसको हम यूज़ करें, तो यह डिपेंड करता है दोस्तों हमारा डाटा किस प्रकार का है, और जिसको आप प्रूफ करेंगे हमारी पहली डेफिनेशन के साथ कि मीन क्या होता है। तो मीन दोस्तों जो कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को लेकर चलता है, और यह इफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सीरीज रखता हूँ 0, 2 और 100 दोस्तों, अब अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो इसका मीन आएगा लगभग 33। लेकिन 33 दोस्तों ना तो 0 के आसपास है, ना 2 के, ना 100 के। इसका मतलब मीन जो है इस सीरीज का अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। तो इस केस के अंदर दोस्तों आप मीडियन यूज करते हैं, तो मीडियन आएगा इसका 2, जो कि बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता। तो जो हमारा मीन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड होता है, लेकिन इसका आप अगर आगे जो है एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही यह ओरिजिन और स्केल से फ्री होता है। ओरिजिन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी सीरीज को अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से प्लस या माइनस करूं तो मेरा मीन और मीन के अंदर भी वो वैल्यू प्लस और माइनस हो जाएगी। स्केल का मतलब होता है भाग और गुणा, तो मैं किसी सीरीज को भाग या गुणा करूं, किसी पूरी की पूरी सीरीज को, तो मीन के अंदर भी भाग और गुणा हो जाएगा। तो ये सिंपल मीनिंग होता है
मीन क्या फ्री फ्रॉम ओरिजिन और स्केल के अंदर दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन को आप a प्लस बी डिवाइड बाई 2 से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दो ही वैल्यू है। ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों जो कि रेशियो स्केल डाटा के लिए यूज होता है और इसका फॉर्मूला होता है एंटी लॉग ब्रैकेट log x सिग्मा डिवाइड बाई n दोस्तों। अगर हम नॉर्मल बात करें तो a इंटू बी कन्वर्ट करके भी आप ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू जीरो होती है तो आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होती है तब भी आप ज्योमेट्रिक मीन को निकालने का प्रयास नहीं कर सकते, बिकॉज वो अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी हमें नहीं देगा। और यही दोनों प्रॉपर्टीज दोस्तों हार्मोनिक मीन के केस के अंदर भी लागू होती है। हार्मोनिक मीन हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्सपेंडिचर पहले से ही गिवन हो और उस गिवन एक्सपेंडिचर को हमें डिफरेंट कम्युनिटीज के ऊपर स्पेंड करना हो। और इसका फॉर्मूला दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है। और अगर आप हार्मोनिक अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन को कंबाइन कर ले तो उससे आप दोस्तों हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जो ड्राइव करेंगे दैट इज बेसिकली 2 इंटू ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी दोस्तों। और अगर हम बात करें तीनों ही जो मीन होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली इक्वल टू होता है हार्मोनिक मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन और उसका रूट दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों जो अर्थमेटिक मीन होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू हमें देगा, ज्योमेट्रिक मीन उसके बाद में और सबसे छोटा जो होता है हार्मोनिक मीन होता है, अगर ये तीनों अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं। और अगर हम बात करें कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे, तो ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है जिसको आप देख सकते हो। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज बेसिकली मीडियन। मीडियन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिकली जो मिडिल वैल्यू होती है सीरीज की उसको आप मीडियन के रूप में मानते हैं। और ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होती बिकॉज ये मिडिल वैल्यू को लेती है। इसका आप अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं और नोट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को लेके नहीं चलती है। अगर एक सिंपल सीरीज दे रखी है तो उसका जो फार्मूला होगा दोस्तों मीडियन निकालने का, अगर मैं एक सिंपल सीरीज लेता हूं यहां पर जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 9 दोस्तों, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा दोस्तों 6/2 बेसिकली थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम बेसिकली सीरीज का हमारा मीडियन बन जाएगा दोस्तों। तो एक सिंपल तरीका होता है। लेकिन अगर सीरीज के अंदर 0 से 10, 10 से 20 इस प्रकार से डाटा दे रखा हो तो हम यूज करेंगे L1 जो कि लोअर लिमिट होगी उस वर्ग की, प्लस में n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में I होगा हमारा इंटरवल दोस्तों। उस वर्ग का इंटरवल कितना ले रखा है, जैसे कि 0 से 10 है तो यहाँ पर L1 क्या होगा, L1 बेसिकली लोअर लिमिट होगी, इंटरवल इसका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मीनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं मोड की, जो कि मोस्ट या ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिसको आप हिस्टोग्राम से फाइंड आउट करते हैं और इसको आप ओगिव ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं। ये भी बेसिकली दोस्तों एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होती है, इसका सिंपल फार्मूला होता है मोड का अगर फ्रीक्वेंसी में चीजें दे रखी हो। देन आता है हमारा दोस्तों परसेंटाइल मेथड। परसेंटाइल मेथड दैट इज बेसिकली परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम परसेंटाइल निकाल सकते हैं। परसेंटेज से दोस्तों परसेंटाइल तो निकाल सकते हैं लेकिन परसेंटाइल को आप परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद बात आती है क्वार्टाइल की, जो बेसिकली Q1, Q2 और Q3 के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कि आल्सो जो है दोस्तों जो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता है। एंड ये बेसिकली ये जो कंसेप्ट था दोस्तों कंप्लीट हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वेरिएबिलिटी, डिस्पर्सन या वेरिएंस का, जिसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है रेंज का आता है, जो कि सभी वैल्यूज को नहीं लेता है। रेंज बेसिकली जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको आप रेंज कहते हैं। यहाँ पर रैंक लिखा हुआ है, यहाँ पर रेंज आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ रेंज का ये हमारा फार्मूला होता है जहाँ पर हम L-S डिवाइड बाई L+S करते हैं। क्वार्टाइल अगर डेविएशन निकालना हो, इंटर क्वार्टाइल निकालना हो तो Q3 - Q1 आ जाएगा, दैट इज बेसिकली 75% माइनस में 25%, तो बीच का जो 25% एरिया होगा दोस्तों उसको आप कहते हैं इंटर क्वार्टाइल। और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होगा दोस्तों हमारा, जब आप इंटर क्वार्टाइल को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसको आप कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। और अगर हम बात करें उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दोस्तों, तो इसका जो सिंपल फार्मूला होता है जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है कुछ उसी प्रकार से हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखनी है, क्या पता इनसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है मीन डेविएशन का, जो कि प्लस और माइनस के निशानों को इग्नोर कर देते हैं जब आप सीरीज के अंदर डेविएशंस लेते हैं दोस्तों, जैसे कि -3, +4 और -5 दोस्तों। तो इसका वो आंसर क्या निकालेंगे, जो डिफरेंस जो आएगा वैल्यूज के बीच में, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, टोटली सिंपल 12 कर देते हैं दोस्तों, प्लस और माइनस के निशानों को इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए आप मीडियन और मीन दोनों से ही डेविएशन निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों का ही दोस्तों आगे चलकर हम ट्रीटमेंट नहीं, अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर सुधार लाने के लिए हमने बेसिकली अडॉप्ट किया था बेसिकली हमने वेरिएंस को दोस्तों। और वेरिएंस हमें बताता है मीन से हर आइटम की एवरेज दूरी को। इसके अलावा दोस्तों ये 2 फॉर्मूले और हैं जहां पर कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन अगर हमें निकालना हो तो मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन निकालना हो तो आप इसको आप बेसिकली दोस्तों मीडियन से डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद वेरिएंस जो बेसिकली मीन से हर एक आइटम की एवरेज दूरी को बताता है, जो बेसिकली इस फॉर्मूले के द्वारा आप फाइंड आउट करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली वेरिएंस का जब आप अनरूट कर देते हैं तो उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन करने का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों कि इस वैल्यू को जो डेविएशन होता है उसको हमने स्क्वायर कर दिया है, तो जो दूरी है वो फैल गई है, दुगुनी होकर दिख रही है, तो उस फैलाव को खत्म करने के लिए आप उसका बेसिकली दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अनरूट कर देते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सीवी का, जिसको आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं, कोवेरिएंस ऑफ वेरिएशन बेसिकली दोस्तों। तो सीवी बेसिकली हमें बताता है मीन अपने हर एक आइटम से स्टैंडर्ड डेविएशन के कितना गुनी दूरी पर है। तो मीन बेसिकली दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना गुना दूरी पर है,
तो दैट इज बेसिकली सीवी दोस्तों। और यह बेसिकली हमारा जो मेजरमेंट होता है उसको वो यूनिट फ्री कर देता है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें सैंपल वेरिएंस की, तो सैंपल वेरिएंस बेसिकली का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली n है तो यहाँ पर n-1 आ जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, तो क्वार्टाइल मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में ये एक तिगड़ी बनती है 10, 12 और 15 की। और जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और मीन डेविएशन होता है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसको आपने दोस्तों इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है बेसिकली 10, 12, 15 से। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हमें n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/12 ब्रैकेट में n स्क्वायर -1 और उसका रूट दोस्तों। और अगर हमें n नेचुरल नंबर का मीन निकालना होता है तो दैट इज बेसिकली n प्लस डिवाइड बाई 2 दोस्तों, इससे आप उसका मीन निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल फार्मूले हैं। और अगर हमें दोस्तों निकालना होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, जैसे हमने पहले कंबाइंड मीन निकाला था, तो अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो उसका एक फार्मूला होता है, दैट इज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो और इससे समझ सकते हो कि कैसे इसको निकाला जाएगा। जहां पर d1 बेसिकली जो x1 का मीन है उसको कंबाइंड मीन से माइनस करके आप d1 निकालते हैं, उसको फिर n1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका स्क्वायर भी करते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी जो बातें हैं दोस्तों, कहाँ पर स्क्वायर किया गया है, कहाँ पर क्या चीज़ ऐड की गई है, वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप ध्यान में देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएंस का यूज़ किया गया है। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज बेसिकली स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस जो बेसिकली डिग्री ऑफ एसिमेट्रिक अवर डिपार्चर को बताती है फ्रॉम सिमेट्रिक ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों। सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है कि जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा का वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कि मीन से आधा डाटा 50% लेफ्ट साइड है और आधा डाटा बेसिकली दोस्तों मीन से राइट साइड में बिखरा हुआ है, और जिसके कारण हमारा जो मीन है अपने डाटा को बहुत ही बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हमारी डाटा के अंदर स्क्यूनेस आ जाती है, इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। और जब हमारा स्क्यूनेस 0 होती है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, उस केस के अंदर हमारा मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। लेकिन जब हमारा डाटा के अंदर पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, पॉजिटिव स्क्यूनेस को मैं साधारण भाषा में बताऊं दोस्तों, अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो पॉजिटिव स्क्यूनेस तब होती है जब हमारा मीन बड़ा होता है और मोड छोटा होता है, और नेगेटिव तब होती है जब हमारा मीन छोटा होता है। नेगेटिव के अंदर सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जितने भी जो सीरीज के अंदर मोस्ट ऑफ द जो डाटा है वो लेफ्ट टेल के पास में आ जाते हैं। सारा का सारा डाटा दोस्तों हमारा कहां पर आएगा, वो डाटा आ जाएगा हमारा लेफ्ट टेल के पास में। और पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर जहां पर सारा का सारा डाटा दोस्तों हमारा राइट टेल के आसपास आ जाएगा। और जो स्क्यूनेस का अंदर जो पिक्ड एरिया होता है दैट इज ये बेसिकली दोस्तों हमारा मोड को शो करता है। अगर मैं आपको ग्राफ के अंदर इसको बताने का प्रयास करूं तो किस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, ये हमारा दोस्तों मान लेते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस है। पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर दोस्तों यहां पर ये जो पोर्शन होगा ये मीन को बताएगा, उसके बाद हमारा मीन के बाद बीच में तो हमारा मीडियन ही आता है, और उसके बाद हमारा दोस्तों जो हाईएस्ट पॉइंट होता है दैट इज बेसिकली आवर मोड। तो सबसे बड़ा होता है मीन, उसके बाद हमारा मीन के बाद मीडियन, और सबसे छोटा होता है दोस्तों मोड। दैट इज आवर पॉजिटिव स्क्यूनेस, बिकॉज सारा का सारा डाटा हमारा राइट टेल के ऊपर होता है, और जीरो सीरीज हमारी स्टार्ट होती है 0 से और खत्म होती है दोस्तों हमारा 100 के ऊपर आकर, मतलब कि 100% के ऊपर आकर। और उसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट टेल की, लेफ्ट टेल के अंदर सारा का सारा डाटा हमारा लेफ्ट टेल के ऊपर आ जाएगा। मैं इसको अगर ग्राफ से बताऊं दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से, जहां पर 0 और 100 दोस्तों, यहां पर ये बेसिकली पिक्ड पॉइंट शो करेगा मोड को, ये उसके बाद मीडियन, और सारा का सारा डाटा हमारा दोस्तों यहां पर आ जाएगा। बिकॉज मीन बेसिकली किसको बताता है दोस्तों, मीन बताता है जहां पर मोस्ट ऑफ द जो डाटा होता है ना दोस्तों मीन के पास होता है। तो ये समझने वाली बात है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे कि खेतों के अंदर जब आप कणक निकालते हैं तो सारा का सारा जो मोस्ट ऑफ द जो कणक होती है ना दोस्तों वो इस एरिया के अंदर होती है। डेयरी तो ऊपर ऊपर ऐसे लगती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डाटा होता है वो इस साइड होता है। तो जहां पर मीन होता है ना दोस्तों, तो मीन सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कार्ल पियर्सन का, कि आप स्क्यूनेस को पता कैसे करें। तो जो एब्सोल्यूट जो कंसेप्ट आता है उसके अंदर आप मीन में से मोड को माइनस कर देते हैं, और एक की रूल होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 एक्स बार। और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आप बेसिकली दोस्तों कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है उसको आप कुछ इस ढंग से भी लिख सकते हैं। इसको आप खुद से ड्राइव करके देखना, बिकॉज खुद से करोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे ढंग से आपको आने लग जाएंगी। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से भी होता है, जहां पर आप कार्ल पियर्सन वाला जो फॉर्मूला होता है उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं, और उसको आप दोस्तों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद केली ने बेसिकली परसेंटाइल मेथड को लिया है, जो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस है वो कुछ इस प्रकार की होगी, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए आप नीचे जो है परसेंटाइल 90 माइनस में परसेंटाइल 10 को में से उसको माइनस कर देते हैं। ये बेसिकली दोस्तों हमारा एम मीडियन को शो कर रहा है। उसके बाद कैली के बाद में एक और मेथड आता है बावले का, जो बेसिकली क्वार्टाइल को लेता है। क्वार्टाइल के अंदर Q3 प्लस Q1 माइनस में 2m, और अगर इक्वल टू ये दोस्तों 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज Q3 75% को बताएगा, Q1 बेसिकली दोस्तों 25% को, तो ये हमारा हो जाएगा 100%। 100 में से माइनस कर देंगे आप दोस्तों 50 इंटू में 2, तो 100 में से 100 माइनस करेंगे इक्वल टू 0 आ जाता है। इसका मतलब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली नॉर्मल है। और कोफिशिएंट अगर हमें निकालना हो तो नीचे Q3 माइनस Q1 कर देंगे। तो ये सिंपल सा दोस्तों हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट है बावले, कार्ल पियर्सन और कैली मेथड के द्वारा किस प्रकार से आप स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कुर्टोसिस का। कुर्टोसिस जो बेसिकली दोस्तों विलियम गोस्ट के द्वारा दिया गया था, और यह बेसिकली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर डाटा की
बारे में यह इन्फॉर्मेशन देता है कि जो डाटा है वो मीन से कितना दूरी पर बिखरा हुआ है। अगर हमारा डाटा दोस्तों ज़्यादा बिखरा हुआ है उसको आप कहते हैं प्लेटो, जो प्लेट की तरह बिखरा हुआ होता है, जहाँ पर मीन से जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा बिखरा होता है और मीन अच्छे तरीके से अपने डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उस केस के अंदर जो कुर्टोसिस होता है दोस्तों उसको आप बीटा 2 से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू लेस देन 3 होगी। और जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है तो उसको आप कहते हैं मेसोप्रोटिक, और उस केस के अंदर बीटा 2 की वैल्यू 3 हो जाती है। और जब हमारा दोस्तों डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा पिक्डनेस होता है, डाटा जो है मीन के बहुत नज़दीक होता है, तो उसको आप कहते हैं लेप्टो दोस्तों, जो सफेदे की जैसे लिपटा हुआ होता है तो उसको आप कहते हैं लेप्टो, और जो बेसिकली जहां पर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाती है। और उसके बाद में ये तो हमारी दोस्तों सिंपल डेफिनेशन थी इसकी। उसके बाद में एक कंसेप्ट आता है दोस्तों मोमेंट का। मोमेंट के बाद ही आप ये वाले जो फॉर्मूले हैं दोस्तों उसका आप स्टडी करेंगे। तो मोमेंट बेसिकली क्या बताता है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे कि कोई एक सीरीज है, ये सीरीज है जो डाटा है 2, 4, 6 दोस्तों, और इसका जो ओरिजिन है हम मान लेते हैं 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, कोई भी ओरिजिन इसका मान सकते हैं। तो ओरिजिन से अगर आप दोस्तों इसकी दूरी देखते हैं हर एक आइटम की, 0 से 2 की दूरी, 0 से 4 की दूरी, 0 से 6 की दूरी, तो इसको आप कहते हैं दोस्तों ओरिजिन से मोमेंट लेना। तो अगर आप दोस्तों ओरिजिन से आप इसकी दूरी देखेंगे तो 0 से 2, उसके बाद में बेसिकली दोस्तों इसको आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 2 से 0, 4 से 0, 6 से 0 दोस्तों। अब अगर आप इसका मीन, अगर आप इसका दोस्तों अभी मीन लेंगे, बेसिकली इन सब डाटा, ये बेसिकली दूरी आ गई, दूरी को जोड़कर इसको n से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मीन प्राप्त होगा। तो ओरिजिन से आप जब मोमेंट लेते हैं, पहला मोमेंट लेते हैं, तो वहां से अब हमको मीन प्राप्त होता है। तो हमें ये बात ध्यान देनी है। अगर दोस्तों आप मीन से पहला मोमेंट लेते हैं, मीन से अगर आप पहला मोमेंट लेंगे कुछ इस प्रकार से कि मीन इसका आएगा दोस्तों 4, तो अगर आप 2 से 4, 4 से 4 और 6 से 4 दोस्तों, अब इसका अगर आप दोस्तों डिफरेंस लेके देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -2, ये 0 और यहाँ पर +2 दोस्तों। तो इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज बेसिकली 0 आ जाएगा। 0 को किससे भी डिवाइड करें 0 ही रहेगा। तो जब आप मोमेंट लेते हैं मीन से, फर्स्ट मोमेंट लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0 दोस्तों। उसके बाद जब आप सेकंड मोमेंट लेते हैं, सेकंड मोमेंट के अंदर क्या करते हैं, आप जो ये डिफरेंस होता है उसको आप स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद दोस्तों अगर आप मीन से जब आप मोमेंट लेते हैं, सेकंड मोमेंट लेते हैं, तब इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी दैट इज बेसिकली 8 होगी, 8 डिवाइड बाय 3। तो यहां से बेसिकली जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी दैट इज बेसिकली अवर वेरिएंस। तो मीन से जो सेकंड मोमेंट होता है वहां से हमें मिलता है वेरिएंस, और जो थर्ड मोमेंट होता है मीन से उससे हमें मिलता है स्क्यूनेस, जिसको आप बीटा 1 से डिनोट करते हैं, और जो फोर्थ मोमेंट होता है उससे हमको प्राप्त होता है बीटा 2 दोस्तों। तो ये बेसिकली मोमेंट का कंसेप्ट होता है। उसके बाद हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो अगर जो कुर्टोसिस होता है दैट इज बेसिकली जिसको आप बीटा 2 से डिनोट करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है कि फोर्थ सेंट्रल मोमेंट U4 उसको आप डिवाइड करते हैं सेकंड सेंट्रल मोमेंट, और सेकंड सेंट्रल मोमेंट को आप दोस्तों बेसिकली उसका स्क्वायर ले लेते हैं। दैट इज अ बेसिक मीनिंग ऑफ बीटा 2 दोस्तों। उसके साथ साथ ही जो बीटा 1 होता है जो कि बेसिकली स्क्यूनेस को डिनोट करता है, उसको निकालने का तरीका होता है थर्ड मोमेंट का स्क्वायर, और डिवाइड करते हैं उसको सेकंड जो मोमेंट होता है उसका क्यूब लेके दोस्तों। तो ये बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं और बेसिकली कुर्टोसिस कैसे निकालते हैं मोमेंट से दोस्तों। उसके बाद में इस डेफिनेशन को अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो जो बीटा 1 होता है जो स्क्यूनेस को बताता है, उसको अगर आप अनरूट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ हमारा इस प्रकार का भी बन जाएगा, जिसको आपको दिमाग लगा के देखना है कि कैसा बनेगा। और अगर दोस्तों हमारा जो बीटा 1 अनरूट है उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब हमारा नो स्क्यूनेस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आती है इसका मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस है कुछ इस प्रकार से। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब हमारा जो स्क्यूनेस है बेसिकली दोस्तों नेगेटिव आएगी। तो ये बेसिकली दोस्तों बेसिक कंसेप्ट थे हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, स्क्यूनेस के अंदर, मोमेंट के अंदर दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों एक छोटा सा और कंसेप्ट है जो पेपर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि अगर आप एक सीरीज को उसके मीन से अगर आप डेविएशन लेते हैं, उसका समेशन करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 0। अगर आप उस सीरीज को उसके मीडियन से डेविएशन लेते हैं दोस्तों और फिर उसका समेशन करते हैं हर एक वैल्यू का, तो हमें एक मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। सबसे जो मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है डेविएशन लेने से वो मीडियन से होगी। लेकिन जब आप उसका डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस का फिर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद फिर उसका समेशन लेते हैं, तो और दूसरी तरफ अगर आप उस सीरीज़ का डिफरेंस लेते हैं मीडियन से, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर हर एक सभी वैल्यू को जोड़ते हैं, तो उसके बाद दोस्तों जो यहाँ से हमें बेसिकली मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। तो डिफरेंस का स्क्वायर लेने पर हमें मीन से वैल्यू प्राप्त होती है मिनिमम, और जब आप सीधा डिफरेंस लेते हैं तो हमको मीडियन से मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये दो छोटे से कंसेप्ट हैं जो पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब हम दोस्तों प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर किसी डिसीजंस की आउटकम अगर दोस्तों सर्टेन होती हो तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 1 होगी। अगर किसी डिसीजन लेने से जो आउटकम है वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है, इन दिस केस वी शुड स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो पहला कंसेप्ट आता है दोस्तों एक्सपेरिमेंट,
और एक्सपेरिमेंट के अंदर होते हैं हमारे सैंपल स्पेस और इवेंट दोस्तों। एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल मैंने एक बार टॉस किया, टॉस करने से हेड या टेल, ये दो आउटकम आती हैं दोस्तों। तो इस केस के अंदर मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा कि अगर मैं 2 बार सिक्का उछालता हूं तो मेरी आउटकम्स कितनी होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम कहते हैं दोस्तों सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में से जो आउटकम मैं लेना चाहता हूं उसको आप कहते हैं दोस्तों इवेंट। तो ये मेरा अगर सैंपल स्पेस है तो ये मेरा इवेंट बन जाएगा। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे सैंपल स्पेस के अंदर, उसको काउंट करने के 3 तरीके होते हैं, मल्टी स्टेप, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस दोस्तों। और जब हम ये पता कर लेते हैं कि एक आउटकम, एक डिसीजन से कितने आउटकम आने वाले हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को असाइन करने के लिए आप 3 तरीकों का यूज करते हैं, क्लासिकल, रिलेटिव और सब्जेक्टिव दोस्तों। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज बेसिकली रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दोस्तों। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है काउंटिंग रूल का। तो काउंटिंग रूल के लिए जो मल्टी स्टेप मेथड होता है उसका एक उदाहरण के द्वारा हम उसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 बार सिक्का उछालता हूँ तो पहली बार आउटकम आ सकती है हेड और टेल, दूसरी बार आ सकती है हेड या टेल दोस्तों, और या पहली बार टेल आया है तो दूसरी बार हेड या टेल आ सकता है। तो इस प्रकार से जो मेरे नंबर ऑफ आउटकम होंगे या हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा या टेल टेल होगा, तो नंबर ऑफ आउटकम मेरी 4 हो जाएंगी। इसको निकालने का तरीका हो सकता है 2 की पावर n दोस्तों। और उसके बाद मेरा परमुटेशन जो कंसेप्ट होता है जिसके अंदर वेयर द पोजीशन इज इंपॉर्टेंट दोस्तों, जहां पर पोजीशन इंपॉर्टेंट होती हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पर जो नंबर ऑफ आउटकम है दैट इज बेसिकली हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने परमुटेशन का यूज किया है नंबर ऑफ आउटकम को निकालने के लिए। दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन दोस्तों, जहाँ पर पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर जो आउटकम निकल के आएंगी वो केवल 3 ही आउटकम होंगी, बेसिकली हेड, टेल हेड, और इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे दोस्तों कॉम्बिनेशन के अंदर, बिकॉज ये एक ही बात होगी यहाँ पर जहाँ पर पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरा हमारा होगा टेल टेल दोस्तों। तो ये फर्क होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर। और इसके जो फॉर्मुले हैं दोस्तों दैट इज बेसिकली n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस k फैक्टोरियल, और ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मुला होता है। अगर हम इसके अंदर 2 कंसेप्ट और आते हैं, जब परमुटेशन होता है दोस्तों तो बेसिकली उसको आप यूज करते हैं विद रिप्लेसमेंट दोस्तों। परमुटेशन के अंदर आप करते हैं विद रिप्लेसमेंट, जहां पर डाटा रिप्लेस होता रहता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, बिकॉज आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि जब हम बात करते हैं परमुटेशन की तो यहाँ पर 4 आउटकम होंगी। इसका मतलब हमने इसी आउटकम को दोबारा से रिपीट कर दिया है, बिकॉज यहां पर पोजीशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन के अंदर पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो यहां पर नंबर ऑफ आउटकम कम ही हमें देखने को मिलेगी, और इसका जो कीवर्ड होता है विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। उसके बाद रिलेटिव जो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों वो 0 से 1 के बीच में होती है। और यहाँ पर 2 कंसेप्ट आते हैं आगे चलकर, जो एडिशन जो लो होते हैं उसके अंदर आता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव दोस्तों। एक्सक्लूसिव जहां पर 2 आउटकम जो हैं टोटली अलग अलग हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q और प्रोबेबिलिटी ऑफ T टोटली जो है दोस्तों अलग अलग हैं। तो इस केस के अंदर अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T हमें कुछ इस प्रकार से लेना होगा। दूसरी तरफ दोस्तों जो इंक्लूसिव होते हैं जहां पर कुछ ना कुछ कॉमन होता है दोनों के बीच में, उस केस के अंदर दोस्तों अगर हमें इनका यूनियन निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T माइनस में इंटरसेक्शन ऑफ Q एंड T दोस्तों। अगर मैं इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपको बताना चाहूँ दोस्तों, कि जैसे आप ताश खेलते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं दोस्तों वो 52 होते हैं। इस 52 में से दोस्तों मुझे जो है ना वो पान के पत्ते, अगर मैं एक पत्ता निकालूं दोस्तों तो वो पान का पत्ता होना चाहिए, तो मेरा जो क्यू होगी वो पान के पत्ते होंगे। दैट इज बेसिकली दोस्तों 13/52 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि। उसके बाद दोस्तों एक और जो मुझे एलिमेंट एक पत्ता और निकालना है, वो निकालना है मुझे दोस्तों इक्का मुझे पता होता है वो 4 होते हैं, तो उसकी दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज बेसिकली 4/52 होगी। ये दोस्तों मेरी टी की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन हमें पता है दोस्तों इस 13 के अंदर भी जो है ना दोस्तों एक इक्का है, तो ये इक्का तो यहाँ पर भी आ चुका है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं जो इनका इंटरसेक्शन होगा दैट इज बेसिकली 1/52 दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं इनका क्या निकाल सकता हूँ, इनका जो है दोस्तों मैं यूनियन निकाल सकता हूँ। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है दोस्तों इंक्लूजन के अंदर, जो कि पेपर में इस टाइप के आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोस्तों। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हमारे 2 कंसेप्ट हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के केस के अंदर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस के अंदर। डिपेंडेंट के अंदर जहां पर एक की आउटकम दूसरे के आउटकम के ऊपर निर्भर करती है, और इंडिपेंडेंट जहां पर आउटकम्स डिपेंड नहीं करती किसी के ऊपर भी। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड बाई बी, इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो बी की जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों वो गिवन है, और बी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज बेसिकली ए होगा दोस्तों। तो इस केस के अंदर यदि हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का जो कॉमन होगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको डिवाइड करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो इस प्रकार से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं। आगे चलकर जब हम एक क्वेश्चन करेंगे दैट इज बेसिकली बायजियन थ्योरम दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको ये सारी बातें बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में हमारा कंसेप्ट आता है अगर हमें निकालनी हो बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे ए की प्रोबेबिलिटी के साथ में, बिकॉज ए की जो प्रोबेबिलिटी वो गिवन है, और हमें निकालनी किसकी है, इस केस के अंदर हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस केस के अंदर हमें दोस्तों ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और जब हमारे जो आउटकम्स होते हैं दोस्तों वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी की
ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आती है, इसका मतलब जो ए इवेंट है वो बी इवेंट से इंडिपेंडेंट है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बी की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो सीधा हम बी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, हमें ए की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों ये दो कंसेप्ट होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस के अंदर। उसके बाद अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी सिंपल फॉर्मुला होगा दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये इसका फॉर्मुला हो जाएगा दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल के केस के अंदर। और इंडिपेंडेंट केस के अंदर अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल से कंसेप्ट है दोस्तों, जिसको अब हम आगे इस जो हमारा एग्जांपल है बायजियन थ्योरम दोस्तों, जिसको आप पोस्टेरियस प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारी बायजियन थ्योरम होती है, जिसको आप पोस्टेरियन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसका जो डेफिनेशन है कि गिवन जहां पर गिवन न्यू इन्फॉर्मेशन, जो हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन देती है, वी अपडेट द प्योर प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी हमें पहले से दी गई है उसको आप रिफाइनमेंट करते हैं, एंड कैलकुलेटिंग रिवाइज प्रोबेबिलिटी रेफर टू एज पोस्टेरियस प्रोबेबिलिटी, जो हमारी पीछे जो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है उसके बिहाफ पर हम कुछ नया कंक्लूजन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 100 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 मशीनें लगती हैं, एक M1 मशीन है, एक M2 मशीन है दोस्तों। ओके, और M1 जो मशीन है दोस्तों वो 70 प्रोडक्ट बनाती है इस 100 में से, और जो M2 है वो 30 प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन जो M1 मशीन है दोस्तों वो 70 में से 7 प्रोडक्ट जो है वो खराब कर देती है। इसी प्रकार से जो M2 मशीन है दोस्तों वो 30 में से अपने 3 जो प्रोडक्ट हैं वो खराब कर देती है। तो बी डिनोट यहाँ पर कर रहा है बेसिकली बैड आइटम्स को। ओके, तो ये हमें डाटा दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्या हम क्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब दोस्तों कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बैड आइटम की, कहां से बैड आइटम हो और वो कहां से निकला हो दोस्तों, M1 मशीन से निकला हो, तो 70 में से 7 जो आइटम है वो बैड है, किसके, M1 के। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, दैट इज बेसिकली इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों 10% होगी। 10% जो आइटम है जो बैड है वो किससे निकले हैं दोस्तों, M1 से निकले हैं। उसी प्रकार से मैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड आइटम जो किससे निकले हों, M2 से निकले हों दोस्तों। M2 से निकले हों तो कितने होंगे, 30 में से 3, इसका मतलब यहां पर भी क्या आएगा दोस्तों, 10% आ जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया दोस्तों। और एक जो फॉर्मूला जो हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में पढ़ के आए थे कि जब डिपेंडेंट आइटम्स होते हैं तो यहाँ पर जो बैड आइटम है दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, M1 के ऊपर डिपेंड करते हैं, बिकॉज इसी में से हम इसको निकाल रहे हैं। तो हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड आइटम कहाँ से निकलते हैं, M1 से। इसको निकालने का तरीका क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी इनका जो इंटरसेक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड आइटम इंटरसेक्शन M1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 दोस्तों। तो ये इसका तरीका होगा बी आइटम की प्रोबेबिलिटी को निकालने का। तो अगर हम इस फॉर्मूले से इसी क्वेश्चंस के अंदर इसको देखें दोस्तों तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन M1 क्या है दोस्तों, बी इंटरसेक्शन, आप ध्यान से देखोगे बी इंटरसेक्शन M1 क्या है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर हम देखें दोस्तों टोटल नंबर ऑफ बैड आइटम बेसिकली 10 है। 10 में से 7 आइटम क्या है, 7 आइटम जो M1 से निकले हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, 70 में से 10 में से 7 निकले हैं, इसका मतलब ऊपर क्या आएगा दोस्तों, दैट इज बेसिकली 70% जो आइटम होंगे वो इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 क्या होगा दोस्तों, पहली मशीन में से कितने टोटल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो 100 में से 70 तो M1 से बन रहे हैं, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, 70% होगी। तो इसको अगर मैं इक्वल रखूंगा दोस्तों, दैट इज बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड आइटम वो कहाँ से निकलते हो, M1 से निकलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, 10% होगी। अब उसके बाद हमारा जो अगला जो कंसेप्ट आएगा दोस्तों कि इतना तो हमने समझ लिया है। उसके बाद लेकिन अगर यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि कोई उसकी इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, कि प्रोबेबिलिटी आप निकालो कि कोई आइटम जो है ना दोस्तों वो बैड हो और वो M1 से निकले दोस्तों, कि कोई आइटम बैड हो और वो M1 से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। मैंने यहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि कोई प्रोडक्ट M1 में से कोई बैड आइटम निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, दैट इज बेसिकली 10% होगी। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं कि कोई आइटम जो है वो बैड है और वो M1 से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों। तो वैसे तो हम निकाल सकते हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर डाटा दे रखा है कि बैड आइटम टोटल कितने हैं दोस्तों, 10 आइटम है, और उसमें से 7 जो आइटम है वो बेसिकली क्या है, M1 से निकल रहे हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज बेसिकली 70% होगी। लेकिन इसको निकालने का बायजियन थ्योरम में उसको कैसे निकाला जाएगा, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ M डिवाइड बाई बी कैसे लिखते हैं, कि प्रोबेबिलिटी, इसको लिखने का तरीका होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई ए की बात होगी, और नीचे आ जाएगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 था तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी, कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे। तो M1 इंटरसेक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस बात को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
M1 से दोस्तों, जो हमें गिवन है। उसके बाद दोस्तों हमारा कंसेप्ट आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे लिखूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है वो बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन M1 प्लस प्रोबेबिलिटी बैड आइटम की इंटरसेक्शन के साथ M2 दोस्तों। तो ये है बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। तो इस बात को मैं अभी कैसे लिखूंगा, ये जो नीचे वाली बात है इसके नीचे मुझे ये लेके आना पड़ेगा। और मुझे पता है दोस्तों, अभी अभी मैंने लिखा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 इंटरसेक्शन B है, मैंने क्या लिखा है, इस बात को लिखा है। तो इसी बात को मैं ऐसे नीचे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B M1 और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मुझे लिखना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन M2 दोस्तों। तो इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर M1 और बैड आइटम की निकाली है दोस्तों, तो उसकी भी मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B आइटम, और वो किससे निकलता हो दोस्तों, M2 से निकलता हो, जो बेसिकली कितना था, 3% था। अब इसके अंदर दोस्तों मैं सारा का सारा डाटा पुट कर देता हूँ। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ M कितना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ M कितना है, 70% है, बिकॉज वो 100 में से 17 आइटम बना रहे हैं। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 से निकले और बैड हो दोस्तों। तो M1 से निकले और बैड हो वो कितने आइटम है दोस्तों, वो है बेसिकली 10% आइटम है, बिकॉज 70 में से 7 आइटम निकल रहे हैं बैड। उसके बाद में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.7 इंटू में 0.1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 कितनी होगी, 30% होगी, बिकॉज 30% आइटम वहाँ से हम बना रहे हैं। और M2 से निकले और वो बैड हो दोस्तों, तो वो कितने थे, 10% थे, बिकॉज 30 में से 3 आइटम बैड निकल रहे थे। तो अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा दोस्तों, कि मैं क्या निकालना चाहता हूँ कि कोई आइटम बैड हो और वो M1 से निकले, ये बात मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं सोल्व करता हूँ दोस्तों। तो 7 एकम 7 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी P10, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों P10 दोस्तों। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 0.7 डिवाइड बाई, यहाँ पर दोस्तों 5 7 3 10 आ जाएगा बेसिकली। तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ दोस्तों, तो यह कितना आ जाएगा, दैट इज बेसिकली ये हमारा जो आंसर आएगा इसका, ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 70%। क्या आ जाएगा दोस्तों, 70% जो आइटम है बैड में से, कोई आइटम बैड है और वो M1 है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज बेसिकली 70% दोस्तों। तो ये दोस्तों बायजियन थ्योरम का कंसेप्ट होता है, जहां से हम इसको निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर A1 और B2 लिया हुआ है, तो हम सिंपल इसको मैं लिखना चाहूँगा कि मैं निकालना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B आइटम बैड हो और वो M2 से निकले। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा दोस्तों, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 इनटू में प्रोबेबिलिटी, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पता है, हमें पता है कि कोई आइटम M2 से निकले और वो बैड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है। लेकिन अब निकालनी है कोई आइटम बैड हो और वो M2 से निकले, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, कि यही बात मैं दोबारा से लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड और M2, और उसके बाद में प्लस में यहाँ पर PM1 और प्लस में इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड आइटम फ्रॉम M1 दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला है बायजियन थ्योरम का, वो यूज किया जाता है जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, उसमें से कुछ नई प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दोस्तों। तो दैट इज, इसके साथ ही दोस्तों यह जो हमारा फॉर्मूला है, इसको आप तभी यूज कर सकते हो जब हमारे जो इवेंट हैं, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अलग अलग अगर वो इवेंट हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से, उनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो, देन ओनली वी कैन यूज बायजियन थ्योरम टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। एंड उनके बीच में यूनियन ऑफ बोथ इवेंट मेक सैंपल स्पेस, भी दोनों का जो यूनियन जब हम बनाएंगे दोस्तों, वो दोनों ही बेसिकली सैंपल स्पेस को क्रिएट करते हों, भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है दोस्तों उसी के अंदर आ जाए। भी हम 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो M1 70 बना रही है, M2 15 बना रही है, तो जो 15 आइटम है कोई और ही बना रहा है। तो अगर ऐसा है तब हम बेसिकली इसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी का दोस्तों। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी जहां पर हम यूज करते हैं बेसिकली बाइनोमियल और पासान डिस्ट्रीब्यूशन को, और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर दोस्तों हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर हम बात करें दोस्तों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जहां पर जो आउटकम्स है ना दोस्तों, वो टुकड़ों में आती है। फॉर एग्जांपल मैं एक बार सिक्का उछालता हूं तो हेड आएगा, टेल आएगा, तो इस प्रकार से है। ऐसा नहीं है कि आधा हेड आ जाए आधा टेल आ जाए, दैट इज बेसिकली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होता है, कॉन्टिन्यूस चलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है हमारा, या फिर पर्सन्स की हाइट है दोस्तों, तो हाइट ऐसा नहीं है कि 12 फुट है तो 12 फुट ही होगी, 12.2 फुट हो सकती है। इस प्रकार से कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्क्रीट के लिए आप यूज करते हैं बाइनोमियल और पासान को। और उसके बाद दोस्तों जो कंडीशन फॉर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होती है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है fx का मतलब होता है दोस्तों कि एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एक फॉर एग्जांपल दोस्तों कि एक हमने डिसीजन लिया है, उससे हमें नंबर ऑफ आउटकम्स आ रही हैं, तो एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल सी बात होगी दोस्तों, वो बेसिकली 0 से बड़ी होगी, लेकिन वो 1 के बराबर नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर fx बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एक आइटम की प्रोबेबिलिटी। और अगर मैं सभी आउटकम्स को मान लो 1 आउटकम, 2 आउटकम, 3 आउटकम और 4 आउटकम दोस्तों, कि इस आउटकम के आने के चांसेस हैं 2%, इसके 8%, इसके फिर कितने होंगे दोस्तों, मान लो इसके फिर 90% होंगे, इसके
90% और इसके कोई भी परसेंट चांस नहीं है दोस्तों। तो जब मैं सभी आउटकम को जोड़ दूं तो क्या बनेगा दोस्तों, 100% बनेगा। तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा, लेकिन एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। उसके बाद दोस्तों जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन और वेरिएंस निकाल रहे थे, तो इसके अंदर भी हमें दोस्तों मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं, जहां पर हम यूज करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू का भी। नंबर ऑफ आउटकम यहां पर आ सकती है, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी क्या आ सकती है कि क्या चांस है, क्या मेजोरिटी है कि यही आएगा। तो उसके लिए आप दोस्तों यूज करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का या फिर मीन का दोस्तों, जो कि बताता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल लोकेशन फॉर द रैंडम वेरिएबल दोस्तों। और उसके साथ साथ ही हम वेरिएंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे हमारा हेड और टेल वाला था कि मैंने 2 बार सिक्का उछाला, तो मेरी आउटकम आती है यहाँ पर, मेरी ये आउटकम आती है हेड हेड टेल टेल हेड टेल और टेल, इसके अलावा दोस्तों टेल हेड दोस्तों। तो मेरी 4 आउटकम्स आती हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं, ये मेरा सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में से जो मैं इवेंट चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेसिकली। तो हेड बेसिकली दोस्तों, अगर मैं हेड को मेन इवेंट मानूं तो यहां पर हेड की 3 आउटकम आ सकती हैं। या तो हेड आ सकता है 0 बार, या हेड आ सकता है 1 बार, या हेड आ सकता है 2 बार दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखता हूं। यहां पर बेस दोस्तों मेरा इवेंट जो होगा दैट इज बेसिकली एक्स, या तो 0 बार आएगा, 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा दोस्तों। तो इसको मैं लिखता हूं हेड 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 टेल टेल हेड और हेड टेल टेल दोस्तों। तो उसके बाद मैं लिखता हूं दोस्तों उसकी आने के चांसेस, आउटकम आने के चांसेस। तो ये मेरा एक्स है और ये मेरा एफ एक्स है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 बार हेड आने के चांसेस कितने हैं, 4 में से 1 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। उसके बाद 1 बार हेड आने के चांसेस कितने हैं दोस्तों, तो 2 बार हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/4, तो 1/2। और दोनों बार हेड आने के चांसेस हैं यहाँ पर दोस्तों मेरा 1/4 दोस्तों। अब मुझे निकालना है इसका मीन। तो मीन निकालने का तरीका होता है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है कि जो आउटकम है दैट इज बेसिकली एक्स, इसको मैं उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसका समेशन कर दूं। तो इसका हम यहीं पर ऐसा ही काम करेंगे दोस्तों कि x इंटू में एफ एक्स कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 2/4, तो इसका मतलब 1/2। इसको अगर मैं जोड़ूंगा दोस्तों, समेशन करूंगा, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स करूंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, बेसिकली 1/2 प्लस में 1/2 दैट इज बेसिकली 2/2। और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू दोस्तों 1, बिकॉज जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, मीन वैल्यू होगी, हमेशा 1 ही आएगी बिकॉज रैंडम वेरिएबल की दोस्तों। उसके बाद में हमें इसका निकालना है दोस्तों वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने का क्या तरीका होगा, तो वेरिएंस निकालने का तरीका होता है दोस्तों कि जो भी हमारा मीन आया है दैट इज बेसिकली 1, और ये बेसिकली हमारे आउटकम है दोस्तों। तो आउटकम में से हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हमारा दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों आपको ध्यान में देनी चाहिए कि यहाँ पर मैंने किसी भी नंबर से इसको डिवाइड नहीं किया है, जैसा कि हम सिंपल मीन में करते हैं। वो इसलिए नहीं किया है बिकॉज हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं बेसिकली जो आउटकम होगी हमारी यहाँ पर वो तो एक ही है। तो जब नंबर ऑफ आउटकम जब हमारी एक होगी तो इसको डिवाइड करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, बिकॉज एक ही बार तो हेड आना है। तो हमें तो बस आउटकम को फाइंड आउट करना है। बिकॉज दोस्तों कि यहाँ पर अब देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, 4 आउटकम है, तो 4 में से तो हमें एक ही बार आउटकम आएगी ना दोस्तों, बिकॉज हम सिक्का 2 बार उछालेंगे, तो 2 बार सिक्का उछालने पर ये आउटकम आएंगी। ये अगर आउटकम आती हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद में जो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होगा कि जब हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक्स माइनस म्यू उसका स्क्वायर करते हैं सबसे पहले। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो दैट इज बेसिकली जो वैल्यू है 0 माइनस 1 करूँगा दोस्तों तो -1। उसके बाद 1 - 1 करूँगा तो 0, और 2 - 1 करूँगा तो 1 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसका स्क्वायर करता हूँ तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। देन हमारा काम है इसको मल्टीप्लाई करना एफ एक्स से, इससे मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों दैट इज बेसिकली 1/4 से 1 को तो 1/4। उसके बाद 1/2 को 1 से करूँगा तो 1/2। उसके बाद 1/4 को 1 से करूँगा दैट इज 1/4 दोस्तों। तो अब इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस में 1/4 दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगी 4 1 प्लस 2 प्लस 1 दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/4 दैट इज बेसिकली 1। तो यहाँ पर सिंपल दोस्तों इसका वेरिएंस और हम इस प्रकार से मीन निकाल सकते हैं किसी भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों जहाँ पर इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं कि जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होते हों, जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होते हों और एक बार ट्रायल करने पर 2 ही आउटकम आती हों, दैट इज बेसिकली